सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है। वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज की क्लास हमारी रिवीजन की है, ठीक है। तो अब हाँ बिल्कुल, सबको नमस्कार। तो रिवीजन के लिए मैं आपके लिए कुछ एमसीक्यू जो है वो लेकर आई हूँ, जो हमारे एग्जाम में पूछे हुए हैं। कुछ तो देखो पूछे हुए वाले, कुछ हमारे जो है पैटर्न पे, उसी पैटर्न पे है, मॉक पे है, ठीक है। तो मैं वो करवा रही हूँ। बाकी कुछ आपको अगर पर्सनली कुछ पूछना है, कोई टॉपिक आपको कवर करवाना है तो बताओ। अदरवाइज जो मैं एमसीक्यू लेकर आई हूँ, क्वेश्चन लेकर आई हूँ, वो कराओ। मैंने बोला भी था, आप लोग को प्रॉमिस किया था, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ, हाँ या ना। किसी को कोई दिक्कत है बता दे, कोई तकलीफ है तो भी बता दे, क्योंकि मैं अब आपसे शेयर करने वाली हूँ शीट। चलो, चलिए, सब लोग का मैसेज आया है, पढ़ लिया जाए एक बार। देखो, मुझसे ना युगल पूछता है कि मैम क्या विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। युगल, अगर आपने स्टेट लेजिस्लेचर दैट इज विधान मंडल का चैप्टर पढ़ा होगा, तो आपको मैंने बताया था कि आर्टिकल नंबर 169, आर्टिकल नंबर 169 जो है वो हमारे संविधान का, हमारे पार्लियामेंट को ये शक्ति प्रदान करता है कि जो पार्लियामेंट है वो किसी भी राज्य के अंदर विधानसभा को बना भी सकता है और खत्म भी कर सकता है। बस कंडीशन क्या है, जिस भी राज्य में विधानसभा बनानी है या जिस भी राज्य में विधान परिषद बनाना है, आपको उस राज्य की विधानसभा से प्रस्ताव पास करा के लाना होगा। अगर आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश में से उत्तर प्रदेश की विधानसभा हटाना चाहते हो, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, चुपचाप उत्तर प्रदेश के विधानसभा में से ये प्रस्ताव पास करा दो, और प्रस्ताव पास कराने के बाद हमारे पार्लियामेंट के पास भेज दो। फिर पार्लियामेंट हमारी आर्टिकल 169 का यूज करके उत्तर प्रदेश की विधान परिषद को खत्म कर देगी, ठीक है। आप खत्म भी कर सकते हैं, आप इसको बना भी सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। हाँ बिल्कुल, 169 आर्टिकल नंबर है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चलो ठीक है। चलो अब मैं क्वेश्चन करूं। शशि गुड मॉर्निंग, चांदनी गुड मॉर्निंग, चंदा मौर्य आजमगढ़ गुड मॉर्निंग, काजल गुड मॉर्निंग। चलो चलती हूं मैं अब। क्वेश्चन आ रहा है, करिए। स्वागत किया जाए पहले क्वेश्चन का तालियों के साथ। चलो मैं क्वेश्चन को पढ़ती हूँ, बट मैं चाहती हूँ मेरे क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही जवाब टपक जाए। कहता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में योजना आयोग की स्थापना जो है की गई थी। तो देखो, पहले बता दूं, ये जो योजना आयोग है ना, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में लेकर आए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जो योजना आयोग है ना, ये पंचवर्षीय योजना, दैट इज 5 ईयर प्लान के ऊपर बेस्ड था, जहाँ पे हम पंचवर्षीय जो है योजना बनाया करते थे भारत के डेवलपमेंट को लेके, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को जवाहरलाल नेहरू यूएसएसआर से लेकर आए थे। इस कॉन्सेप्ट को जवाहरलाल नेहरू कहाँ से लेकर आए थे? यूएसएसआर से, दैट इज रशिया से लेकर आए थे, ठीक है। अच्छा, इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, स्थापना हुआ था, वो हुआ था 15 मार्च। मैं तो आपको तारीख ही बता रही हूँ, 15 मार्च 1950 को, मतलब जिस साल हमारे देश का संविधान लागू हुआ, उसी साल इसकी स्थापना भी जो है वो करी गई, ठीक है। अब देखो इसके बाद, बट 2014 में ना, नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार आई थी, तो उन्होंने 15 अगस्त 2014 को जब लाल किले में अपनी स्पीच दी, तो बोला कि देखिए, जो जो प्लानिंग कमीशन है, जो योजना आयोग, इसमें बहुत कमी है। और वाकई में इसमें लूप होल था, इसीलिए ना ये अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था, एग्जीक्यूशन वाज नॉट प्रॉपर। तो क्या होता है, मोदी जी इसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। और इसकी जगह इसकी बहन ले आते हैं, इसकी बहन का नाम है नीति आयोग। अब देखो, जो नीति आयोग है, लोग कहते हैं कि वो योजना आयोग की ही बहन है, बिल्कुल बहन है, और उसका तरीका अलग है। कैसे? जो प्लानिंग कमीशन था, जो योजना आयोग था, ये सेंटर डोमिनेटेड था, मतलब इसमें केंद्र सरकार जो है उसका ही बोलबाला था। बट जो नीति आयोग है, ये सबका साथ सबका विकास करता है, मतलब नीति आयोग के अंदर हमारी सेंटर भी है, हमारा स्टेट भी है, और इतना ही नहीं, हमारा केंद्र शासित प्रदेश, दैट इज हमारी यूटीज भी है, ठीक है। तो सबका साथ सबका विकास कर ही रही है।
तो ये अच्छा पैमाना था, ठीक है। तो इसकी जगह आई आपकी हिंदी में ऐसे लिखते हैं नीति आयोग, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और ये जो है 2015 से ऑफिशियली स्टैब्लिशमेंट हुआ इसका, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? 1950। कोई दिक्कत है? मैंने पूरी कहानी भी बता दी। हाँ बिल्कुल, रितु सिंह भी बिल्कुल करेक्ट बात बोल रही है कि 15 जनवरी, हाँ बिल्कुल 2015 से आपका जो है नीति आयोग ऑफिशियली लॉन्च हो गया। शिल्पी मुझे सूरजमुखी का फूल भेज रही हैं, मुझे सूरजमुखी का फूल बहुत पसंद है, थैंक यू सो मच। राजीव, गौबा क्या है भाई? गौबा क्या है भाई? प्रिंस यादव, एक तो आधा हिंदी आधा इंग्लिश, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ एक सेकंड, बाकी बच्चे का भी मैसेज जो है देख लूं। आप लोग की शिकायत रहती है मैसेज नहीं देखती, अब दो ही आंखें हैं मेरे पास, है ना। चलिए, ओके, चलिए ठीक है, ठीक है, ओके। बाकी सब बच्चे गुड मॉर्निंग ही कर रहे हैं, चलो सबका मैसेज मैंने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती हूँ, चलूं, आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन का स्वागत करें। बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है। चलो मैं पढ़ती हूँ। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो देखो, इसमें ना दो आर्टिकल्स दिए हुए हैं जो इम्पोर्टेंट है, बाकी तो है एवं है। आर्टिकल नंबर 123 आंसर होगा, पूछो क्यों? आर्टिकल नंबर 123 123 जो है वो शक्ति प्रदान करता है राष्ट्रपति को कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है। होता क्या है, जब हमारा पार्लियामेंट सत्र में नहीं होता है, जब पार्लियामेंट सत्र में नहीं होता है और कोई इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बिल बनाना होता है, तो उसके लिए सरकार जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश लेकर आती है। ये बात 123 में दिया हुआ है। जो अभी किसान कानून था ना, फार्म लॉज, ये जो फार्म लॉज आए थे ना, ये इसी अध्यादेश के द्वारा, दैट इज इसी ऑर्डिनेंस के द्वारा जो है आए थे, ठीक है। ओके, अच्छा अब देखो एक और बता दूं, आर्टिकल 143 ना हमारे इस राष्ट्रपति के लिए है। क्यों? 143 कहता है कि जो राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, या फिर जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो सलाहकार की मतलब कि वो सलाह देने की भूमिका जो है राष्ट्रपति के लिए कर सकता है। जब भी कभी राष्ट्रपति को डाउट है तो वो जाके सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। ये बातें 143 में दी हुई है, ठीक है। तो ये दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। एक है 123, वो राष्ट्रपति का अध्यादेश है, और 143 जो आपका राष्ट्रपति का कंसल्टेंसी वाला है सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। विजय गुप्ता पूछते हैं मैम प्रैक्टिस सेशन है क्या? तो ये प्रैक्टिस नहीं है तो और क्या है बाबा? दिस इज प्रैक्टिस, नो। क्वेश्चन जब करवाया जा रहा है तो इसका मतलब क्या कराया जा रहा है? क्वेश्चन खेल रहे हैं हम लोग, है कि नहीं? ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। मैं कभी कभी आप लोगों को मजाक उड़ा देती हूँ क्या? चलो, होना चाहिए, है ना। प्रिंस जो है इस पे कुछ बना रहे हैं, चलिए इसी बात पे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको क्या कर दिया मेरे स्क्रीन, चलो ठीक है चले। क्या बात है, थैंक यू सो मच, बहुत दिनों बाद। रितु फेरी बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलो अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये मैंने कराया था आपको, कहाँ पे? इसको मैंने जो है दो जगह कराया। पहला तो अमेंडमेंट के अंदर कराया था जब जीएसटी आई थी, उसके बाद जब मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी करवाया था, संवैधानिक निकाय, तो वहां वहां भी करवाया था, ठीक है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के निर्माण का प्रावधान करता है? देखो, जीएसटी अभी कुछ साल पहले ही आई है, हम सभी जानते हैं, और उसको संवैधानिक दर्जा भी उसी साल मिला है। इसको कहाँ पे रखा गया है तो याद कर लो, इसको आर्टिकल नंबर 279 कैपिटल ए के अंदर रखा गया है, और राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो जीएसटी परिषद का गठन कर सकता है, ठीक है। ये बातें मैंने आपको दो जगह पढ़ाई है, बिल्कुल, यस 2016 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो, बिल्कुल। ए प्रिंस इज नॉट 17, प्रिंस 17 कह रहा है। प्रिंस एक साल वो है, सब्ट्रैक्ट कर लो, एक साल जो है सब्ट्रैक्ट कर लो, 16 है वो, ठीक है। चलिए, गठन की बात कर रही हूं मैं, क्रिएशन। क्वेश्चन देखो चांदनी, क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करिए। चलिए इसको बताइए, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये हमने उपराष्ट्रपति के चैप्टर में पढ़ा ही था। भारतीय संविधान के डैश के अनुसार
कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक भारत का नागरिक ना हो, 35 वर्ष की आयु पूरी ना कर चुका हो और राज्य परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए योग्यता ना रखता हो। ये सारी बातें किस अनुच्छेद में दिया हुआ है ये पूछ रहा है। तो देखो हमें यहाँ पे किसके बारे में पूछा है, उपराष्ट्रपति के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। कहता है कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है कि वो इंडिया के नागरिक हो, जी होना चाहिए। उम्र क्या हो, कम से कम 35। मैक्सिमम जो है एज, मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है, मिनिमम है 35। इसके साथ वो राज्यसभा, यहाँ पे जो है राज्य परिषद का मतलब है राज्यसभा, उसके अलावा वो राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें अनुच्छेद 66 में लिखी हुई है, ये हमने पूरा करा हुआ था। ठीक है, चले 66 में लिखी हुई है। ओके, चले कोई दिक्कत है? चलो विजय गुप्ता, कोई दिक्कत है तो बताओ। विजय को कोई प्रॉब्लम है तो विजय बताए, बहुत विजय परेशान रहता है। चलिए विजय, अगर आपको कोई डाउट है तो मैंने आपके लिए एक अलग सा स्टेप निकाला है। आप मुझे अपना नंबर जो है सेंड कर दो चैट बॉक्स में, और टाइम बता दो कि कब मैं आपको फोन करूं, तो मैं उसी दौरान आपको फोन कर लूंगी और उसके बाद आपका जो डाउट्स है वो मैं आपको बता दूंगी। बिकॉज देखो आप लोग के डाउट्स बहुत ज्यादा होते हैं और टाइम मेरे पास सिर्फ 60 मिनट होता है। ठीक है, इसमें मुझे सबका साथ सबका विकास करना होता है। अगर आपको कोई डाउट है, स्पेशल डाउट है, कोई टॉपिक आपको दोबारा से पढ़ना है या फिर कुछ एक्स्ट्रा है चीजें, अपना नंबर जो है कमेंट बॉक्स में छोड़ दो विद द टाइम कि मैम मुझे 8 से 8 के बीच कॉल करिएगा, आप मुझे 10 से 12 के बीच कॉल करेगा, तो मैं आपको जो है आपकी टाइम के अकॉर्डिंग अपने जो भी है हम लोग का नंबर अलॉटेड है उसके द्वारा मैं आपको कॉल लगवा के आपसे बात कर लूंगी। ठीक है, और आपका जो डाउट्स है वो क्लियर कर दूंगी ताकि कोई तकलीफ ना रहे आप लोगों को। ठीक है, तो इतना मैं आपके लिए कर रही हूँ। ठीक है विजय मजाक में नहीं बोला है मैंने निशाद, ओके जेन्युइनली बोला है। क्योंकि वो रिकॉर्ड किया जाएगा, जब मैं आपको फोन करूंगी ना वो रिकॉर्ड किया जाएगा फॉर टेक्निकल इशू। ठीक है, तो पूरा ऐसे मत कि अपना अपना नंबर तो आगे भेज दियो, डिटेल यहाँ भेजो, नंबर के साथ टाइम लिखो, नाम टाइम और क्या बोलते हैं फोन नंबर, और क्योंकि ये रिकॉर्डेड होगा, समझे समझे। ओके चलो आओ। चलो मैं कहाँ थी भाई, ये रहा। हाँ सुनो, ये आर्टिकल देखो अभी मुझे चांदनी ने बोला है कि मैम मतलब कि बाकी आर्टिकल्स बताइए, तो मैं चांदनी की फरमाइश पूरी कर दूं। ठीक है, फरमाइश का वैसे इंपॉर्टेंट भी है। आर्टिकल नंबर 663 क्या कहता है कि भारत के पास एक उपराष्ट्रपति होगा, जी हम जानते हैं। आर्टिकल नंबर 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति जो है वो राज्य परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा, मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट है, मैंने बताया ना कि वो बाय डिफॉल्ट हमारे काउंसिल ऑफ स्टेट दैट इज राज्यसभा का सभापति होता है। ये बातें कहाँ लिखी गई, 64 में। 65 कहता है कि जब हमारे देश का राष्ट्रपति की जो सीट है वो खाली होगी, उस टाइम जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति की तरह काम करेगा। ठीक है, 66 जो है वो राष्ट्रपति के इलेक्शन के ऊपर बेस्ड है। 67 जो है वो बताता है कि ये राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति। ठीक है, 67 जो है वो कहता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का है, तो 5 साल का है। इसके बाद 68 कहता है कि अगर जो है हमारे देश में, ठीक है, मतलब वाइस प्रेसिडेंट की सीट खाली हो गई है तो कोई और उनकी सीट पे नहीं आएगा, और हम लोगों को जो भी टाइम मिला होगा उसके अंदर जो है नया इलेक्शन करवाना होगा उपराष्ट्रपति का बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म। ओके, टर्म खत्म होने से पहले पहले हम लोग को जो है नया जो है चुनाव वगैरह कराना होगा। उसके बाद 69 में जो है हमारे उपराष्ट्रपति की शपथ वगैरह जो है वो सब दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। ओके चलिए, ओके चलिए, बहुत से बच्चों ने कमेंट दिया है, अपना मैसेज अपना फोन नंबर दिया है। ठीक है, मैं आपका ये सब नंबर जो है टेक्निकल टीम मतलब कि नोट डाउन कर रही है और मैं भी कर लूंगी, तो फिर वो जो है आपको कांटेक्ट करेगी, मतलब कि मेरे द्वारा, तो आपके डाउट्स को जो है वो डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, परेशान मत हो, मैं सबको कॉल करूंगी। अब एक दिन में तो नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करो, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। कोई दिक्कत? चलिए, फेरी आपका असली नाम फेरी है क्या? चलो,
भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? बाय हुम इज द कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड? देखो इनको प्यार से सीएजी बुलाते हैं, आप इसको कैग भी बुला सकते हो या फिर आप सीएजी बुला सकते हो। इनकी अपॉइंटमेंट होता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। क्यों? बिकॉज ये जो कैग है ना, ये मैं आपको बता दूं कि ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है, मतलब ये हमारे संवैधानिक निकाय होते हैं। इनका जो मेंशन है, इनके पद का मेंशन हमारे संविधान में किया गया है। और एक बात और बता दूं मैं, अगर एक व्यक्ति एक बार कैग बन गया तो फिर ये दोबारा कैग नहीं बन सकता। मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि रीअपॉइंटमेंट, दोबारा नियुक्ति जो है वो कैग के केस में पॉसिबल नहीं है, रीअपॉइंटमेंट नहीं होती है, दोबारा नियुक्ति जो है वो कैग की नहीं होती है। क्लियर है? कोई दिक्कत है? बताओ इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। मैंने बहुत सारी बातें बता दी। जो सीएजी है, महाभारत का नियंत्रक है, महालेखक परीक्षक है, उसकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करता है। ये एक संवैधानिक बॉडी है और एक व्यक्ति अगर एक बार कैग बन जाता है वो दोबारा उस पद पर नहीं आ सकता है। ध्यान रहे इस बात का, बहुत से लोगों को नहीं पता होता है। नेक्स्ट बताइए। चलिए, बिल्कुल प्रिंस यादव, बहुत बढ़िया। चलो, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है? देखो अभी संकल्प को देख के डर मत जाना, यहाँ पे सिंपल ये पूछ रहा है जैसे कि हम लोग जब राष्ट्रपति को हटाते हैं तो इम्पीचमेंट, महाभियोग की प्रोसेस को यूज करते हैं, है ना। अगर राष्ट्रपति ने हमारे संविधान का उल्लंघन किया है तो हम लोग जो है राष्ट्रपति को इम्पीचमेंट के द्वारा, महाभियोग के द्वारा हटा सकते हैं, हम लोग जानते हैं ये बात, ठीक है। अच्छा, वैसे ही उपराष्ट्रपति को भी आप उनके पद से हटा सकते हो, बस अंतर क्या है, राष्ट्रपति को जब जब हटाना होता है तो एक प्रोसेस दिया हुआ है जिसका नाम है महाभियोग, उसका यूज करते हैं। महाभियोग हम संसद के किसी भी सदन में, चाहे तो लोकसभा चाहे तो राज्यसभा, किसी में शुरू कर सकते हैं। बट जब उपराष्ट्रपति को हटाने की बात आती है तो महाभियोग, तो आपका जो है महाभियोग के कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता है, बिकॉज जो उपराष्ट्रपति होता है वो आपकी राज्यसभा का सभापति होता है। तो इसलिए जब भी कभी आपको उपराष्ट्रपति को हटाना है तो आपको जो है सबसे पहले पेश करना होगा राज्यसभा के अंदर एक प्रस्ताव, उस प्रस्ताव को प्रभावी बहुमत के द्वारा, इफेक्टिव मेजॉरिटी के द्वारा राज्यसभा से पास कराना है। और जब ये प्रस्ताव वहां से पास हो जाएगा तो फिर ये प्रस्ताव जाएगा लोकसभा के अंदर, और लोकसभा से इसको सिंपल मेजॉरिटी, दैट इज साधारण बहुमत के द्वारा पास कराना होगा। और जब ये काम हो रहा होगा, मतलब जिस दिन आपके राज्यसभा में वो चीज पेश की जाएगी, तब से लेके 14 दिन का नोटिस हमारे उपराष्ट्रपति को दिया जाएगा कि भैया तुम जो है अपना जो है बीच बचाव कर लो, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने पढ़ी हुई है उपराष्ट्रपति के चैप्टर में, यहाँ पे मैंने उसको रिवाइज कर दिया। तो इसका आंसर क्या होगा? राज्यसभा के अंदर। ध्यान रखना, प्रेसिडेंट नहीं होगा, प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, लोकसभा में नहीं होगा, कहाँ पे पेश किया जाएगा पहले वो प्रस्ताव? राज्यसभा के अंदर। कैसे पास होगा? प्रभावी बहुमत, प्रभावी बहुमत के द्वारा, ठीक है। चले, इतने में काम हमारा हो जाएगा। कोई दिक्कत है? सबका आंसर ए है? सबका आंसर ए है क्या? एक कौन डी दिया है? निशांत, इट्स नॉट डी। फेरी बी कैसे हो गया बाबा? फेरी और निशांत कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। चलिए, वेरी गुड रीटू, बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी बहुत इजी है, कोई दिक्कत किसी को? बताओ। वह निर्वाचन मंडल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है, आपको बताना है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव का निर्वाचन मंडल क्या है। देखो, राष्ट्रपति के चुनाव का जो निर्वाचन मंडल है वो हम लोग जानते हैं, बट उपराष्ट्रपति के चुनाव का निर्वाचन मंडल हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो मैं आपको दोनों बताऊंगी। पहले बताती हूँ राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट का। पहले बताती हूँ राष्ट्रपति के चुनाव का इलेक्टोरल कॉलेज, हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज, और हिंदी में कहते हैं निर्वाचन मंडल। तो राष्ट्रपति के चुनाव का जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है वो कौन होता है? इलेक्टेड मेंबर, इलेक्टेड मेंबर ऑफ, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। यह आपके राष्ट्रपति का है। इसके साथ ही इलेक्टेड मेंबर ऑफ जो हमारी स्टेट की विधानसभा है ना, जो आपकी विधान सभा है, राज्य की जो विधानसभा है उसके सदस्य,
इसके बाद जो हमारे इलेक्टेड मेंबर्स हैं किसके, दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के, तो ये लोग राष्ट्रपति के चुनाव में करते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव का जो निर्वाचन मंडल होता है बहुत ही छोटा होता है। क्यों? क्योंकि उनके चुनाव में सिर्फ और सिर्फ संसद के सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति के चुनाव का निर्वाचन मंडल में कौन होता है, होते हैं कौन, लोकसभा और राज्यसभा के सारे मेंबर्स, चाहे वो नॉमिनेटेड हो चाहे वो इलेक्टेड हो, मतलब चुने हुए भी और मनोनीत भी। तो इसका आंसर क्या होगा, लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कोई दिक्कत है, सबका आंसर है क्या, बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया, सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। काजल वेरी गुड, एवरीबॉडी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए आगे बढ़े, इस क्वेश्चन को करिए। एग्जाम की डेट आ गई, प्रतीक्षा भी कह रही है। चलो देखो मैं, उपराष्ट्रपति का रिक्त स्थान, ओ माय गॉड, यहाँ राष्ट्रपति नहीं पूछा है, उपराष्ट्रपति पूछा है, ध्यान दिया जाए। वाइस प्रेसिडेंट वेकेंसी, मान लीजिए कि वाइस प्रेसिडेंट जो है नहीं है या कुछ भी हो गया, तो उनका जो रिक्त स्थान है कब तक भरा जाएगा, 3 महीने के अंदर अंदर, पहला ऑप्शन, 6 महीने के अंदर अंदर, दूसरा ऑप्शन, 1 साल के अंदर, तीसरा ऑप्शन, चौथा पर्याप्त समय में भर जाना चाहिए क्योंकि संविधान में किसी निश्चित समय सीमा का आदेश नहीं है। इसमें से कोई नहीं। ओ माय गॉड, क्या किया जाए, ओहो, बड़ा ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि नहीं। प्रिंस यादव डी कह रहे हैं, चंदा बी कह रही है, निशान डी कह रहे हैं, सचिन बी कह रहे हैं, ए कह रही है शिल्पी, युगल डी कह रहे हैं, मानी ए कह रही है। आई कैन सी कि आप लोग बड़े कंफ्यूज हो। ए बी सी डी मुझे चारों मिल रहे हैं। ठीक है, मुझे चारों ही आंसर मिल रहे हैं, कोई 6 महीने, अच्छा 6 महीने मतलब बी ऑप्शन। चलिए, अंकित बी कह रहे हैं, विजय गुप्ता बी कह रहे हैं। देखो अगर ना क्वेश्चन में, कहाँ गया, अगर क्वेश्चन में प्रेसिडेंट होता, अगर क्वेश्चन में राष्ट्रपति होता, तो हम आंसर बी लगाते, क्योंकि हम जानते हैं कि जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह काम करता है, बट मैक्सिमम 6 महीने के लिए, बिकॉज 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करा के हमें नए राष्ट्रपति का चुनाव करना होता है। बट उपराष्ट्रपति के केस में ना, अगर उपराष्ट्रपति की सीट खाली हो जाती है तो उनकी सीट पे कोई और व्यक्ति एज उपराष्ट्रपति काम नहीं कर सकता है, मतलब एज उपराष्ट्रपति वो नहीं बन सकता है। तो इनका चुनाव ना जल्द से जल्द कराना होता है, मतलब जो भी हमारे उपराष्ट्रपति का कार्यकाल बचा है, जो भी टर्म बचा है, उस टर्म के खत्म होने से पहले। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखना, ये चीजें मैंने अभी बताई थी, शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। ये जो इतने सारे मैं आर्टिकल्स जो है लेकर आई थी आपको, ये मतलब ये चीज बताने के लिए। देखो ये वाला देखो, आर्टिकल नंबर 68, ये क्या कहता है, कहता है कि उपराष्ट्रपति का पद की अवधि की समाप्ति के कारण हुई रिक्त को, एक सेकेंड, हाँ बिल्कुल, देखो उपराष्ट्रपति के पद की अवधि की समाप्ति के कारण हुई रिक्त रिक्त को भरने के लिए चुनाव कार्यकाल की समाप्ति से पहले पूरा किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका नॉर्मल केस है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई उपराष्ट्रपति अभी हमारे जो है वेंकैया नायडू है, इनको 5 साल होने वाला है 2022 में, तो 2022 से 5 साल से पहले ही इनका चुनाव हो जाएगा, मतलब कि उपराष्ट्रपति के पद का। ठीक है, तो ये 668 में दिया हुआ है। ओके, बट देखो जब हमारे क्वेश्चन की बात की जाए तो हमारे क्वेश्चन को भी जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे भी कहते हैं कि उपराष्ट्रपति का रिक्त स्थान कब भरा जाना चाहिए। तो अगर यहाँ पे हम लोग दो चीज लेंगे, अगर इन जनरल है तो आपके जो करंट उपराष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले, ठीक है, जो अभी होने वाला है, जो आर्टिकल 668 कह रहा है, और दूसरा मान लीजिए कि जब निधन हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे दो बातें बनती है। तो मैं आपको दोनों ही बातें एक्सप्लेन कर रही हूँ। अभी तक कोई डाउट है जो मैंने बताया आपको, जो मैंने बातें बताई आपको, दो बातें देखी। पहले मैंने क्या बताया कि देखो, पहला ये है कि जो इन जनरल है कि जो उपराष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल जो है खत्म होने वाला है 5 साल के अंदर, तो आपको जो है उनके कार्यकाल खत्म होने से पहले पहले जो है चुनाव करा लेना होगा। ठीक है, तो अगर ये देखेंगे तो आंसर जो है एबीसी कुछ नहीं होगा,
है कि नहीं, और ना ही डी होगा। बट मान लीजिए अगर हमारे उपराष्ट्रपति की डेथ हो, मतलब कि डेथ हो गई, तो उस केस में क्या करेंगे? तो यहाँ पे ना भले क्वेश्चन एक है, तो यहाँ से जो है 2 सवाल और बन जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन टफ है। मैं जानबूझ के क्वेश्चन जो है लेकर आई हूँ ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। तो आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि इसको मैंने कैसे 2 सेंस में लेकर आई मैं? पहले मैंने बोला कि जो आपका जनरल फैक्ट है, ठीक है, उसके हिसाब से जाएंगे तो अभी मेरा कोई भी आंसर मैच नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि वो तो इन जनरल है, क्योंकि वहां पे आपको जो है आपके उपराष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने से पहले सब कुछ करना है। तो ऐसा कुछ नहीं कि 3 महीने के अंदर ही करना है, कि 6 महीने के अंदर ही करना है, कि 1 साल के अंदर ही करना है। तो अगर वो क्वेश्चन होता तब हम क्या लगाते, इनमें से कोई भी नहीं। बट हमारा क्वेश्चन है वो तो दिया ही नहीं है, वो तो इन जनरल पूछ रहा है। या फिर मान लीजिए अगर उपराष्ट्रपति की डेथ हो जाए, तो उस केस में क्या होगा? अगर उपराष्ट्रपति की डेथ की बात करेंगे तब हम बोलेंगे कि हाँ 6 महीने के अंदर कराइए। बट यहाँ पे डेथ भी दे नहीं रहा। अगर लिखा होता है कि उपराष्ट्रपति का रिक्त हो गया है स्थान उनकी मृत्यु की वजह से, तब हम ये कहते हैं, ठीक है। ओके, तो आपको क्वेश्चन समझ में आया? हाँ, आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आया? ये क्वेश्चन देखो थोड़ा घुमावदार है, थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि इसमें कुछ कुछ क्लियर कट बोला नहीं है। अगर डेथ होता तो आंसर कुछ और होगा, अगर इन जनरल होगा तो कुछ और होगा। इसलिए तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे नहीं रही हूँ, क्योंकि मुझे क्वेश्चन बस आपको एक्सप्लेन करना था 2 केस के लिए। एक आपका जो उनका नॉर्मल टेन्योर होता है, नॉर्मल टेन्योर अगर है, ठीक है, 5 साल का। ओ गॉड, कहाँ चला गया स्क्रीन मेरी? ये रहा। देखो एक आपका नॉर्मल टेन्योर है, जो उनका अगर खत्म होता है तो ये समाप्त होने से पहले, समाप्त होने से पहले, है ना, नॉर्मल टेन्योर समाप्त होने से पहले। तो इसलिए आंसर क्या होगा उस केस में? ई होगा, ठीक है। अगर आपका जो है, मैं देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति का रिक्त स्थान अगर नॉर्मल टेन्योर समाप्त होने से पहले की बात की जाएगी तो ऑप्शन ही होगा, मतलब कि आपको ये करना होगा। और दूसरा, अगर मान लो डेथ हो जाए या किसी और कारणवश जो है आपकी सीट खाली हो रही है, वो ऑफिशियली खाली नहीं हो रही है, तो उस केस में आपको 6 महीने के भीतर भीतर मतलब ऑप्शन बी करना होगा। आपको समझ में आया? मैंने आपको 2 बातें एक्सप्लेन की, तो ये चीज मुझे बताना था, इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेकर आई थी। क्लियर है अभिषेक यादव? ठीक है विजय गुप्ता, कोई दिक्कत है तो बताओ। बी और डी कौन बोला है? युगल बोले हैं। डी है क्या? नहीं, युगल आप ई पे आ जाइए, क्योंकि देखो वैसे डी जो है ना वो अप्रोप्रिएट है नहीं, इसलिए मैं डी नहीं लगा रही हूँ। चलो आओ इसको बताओ। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को इनमें से कौन सी योग्यता होना अनिवार्य है? तो मैंने कराया हुआ है। वेरी गुड अभिषेक, शिल्पी, निशांत। चंदा, अभिषेक, चांदनी, फेरी, हिमानी, काजल, लवकुश, मोनी, निशांत, प्रतीक्षा, प्रिंस, रितु, सचिन, संध्या, शशि, शिल्पी, विजय, युगल। चलिए क्या होगा? विजय गुप्ता कहते हैं मैम ऑप्शन रॉन्ग है। रुको मैं ऑप्शन पढ़ू। पहला ऑप्शन है लोकसभा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है संसद का सदस्य, मतलब मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। राज्यसभा, ठीक है। इसके बाद विधानसभा का सदस्य, ठीक है। अब इसमें कहाँ गलती है विजय गुप्ता? ऑप्शन में है कुछ भी? क्वेश्चन ऑप्शन ही गलत बता रहा है विजय गुप्ता। देखो विजय गुप्ता, राष्ट्रपति बनने के लिए जो योग्यता आपको चाहिए, सबसे पहला भारत के नागरिक होने चाहिए, है ना। दूसरा, उम्र कम से कम 35 साल, मैक्सिमम तो कोई सीमा नहीं है बट मिनिमम है 35 साल। तीसरा काम ये था कि आप किसी लाभ के पद पे, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं होंगे। यहाँ पे लाभ के पद का मतलब होता है सरकारी नौकरी में होना, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। इसके साथ जो फिफ्थ आपका लास्ट ऑप्शन है वो ये है कि आपको जो है अगर आप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं तो आपके अंदर लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। ये मैंने कराया भी था, मैंने कहा था कि मार्क कर लो, एग्जाम में आंसर आता है। उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा की योग्यता, और राष्ट्रपति के लिए जो है वो लोकसभा की मतलब की योग्यता। और बड़ी अजीब बात है कि जो दोनों ही व्यक्ति हैं वो ना ही लोकसभा के मेंबर होते हैं ना ही राज्यसभा के होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये मैंने कराया हुआ है विजय गुप्ता, ठीक है। ऑप्शन गलत नहीं है, आंसर ए है, बिल्कुल, है ना, ठीक है। हाँ बिल्कुल लोकसभा का सदस्य। अरे भैया, तो
अरे तो लोकसभा लिखा है तो अंडरस्टूड नहीं है। देखो कि क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को इनमें से किसकी योग्यता होना अनिवार्य है। ऑब्वियस सी बात है कि लोकसभा की मतलब की योग्यता, तो लोकसभा लिखा है, लोकसभा का सदस्य लिखा है, बात तो एक ही है ना। आप लोकसभा के बिल्डिंग के तो योग्यता नहीं होगी ना, समझे। चलो ठीक है, ओके आओ, कोई दिक्कत है, चले चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, और युगल कहते हैं कि मैम लोकसभा भी तो पार्लियामेंट में आता है। नहीं बाबा, लोकसभा सिर्फ आपका पार्लियामेंट में, ये लोकसभा ही नहीं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों आते हैं। क्लियर है? ठीक है युगल, पार्लियामेंट में, संसद में सिर्फ लोकसभा नहीं आती है, लोकसभा भी आती है, राज्यसभा भी आती है और राष्ट्रपति भी आता है, मैंने पढ़ाया हुआ है। चलो एक सेकंड और देख लो। प्रिंस यादव कहते हैं कि मैम स्टूडेंट, हाँ, फ्रेंड्स ज्यादा मुझसे पूछते मैम स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन के लिए मिनिमम एज कितने होने चाहिए। आप लड़ रहे हो क्या चुनाव? वुनाव है यूनिवर्सिटी वाला, छात्र परिषद वाला, अखिल भारतीय छात्र युवा मोर्चा मोर्चा वाला है? उसका नहीं पता मुझे, क्योंकि वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन, ठीक है चलो, वेरी स्वीट। मुझे लगता है कि प्रिंस यादव जो है नेता बनना चाहता है, दैट इज वेरी गुड। चलो, राष्ट्रपति देश के लिए वैसे ही है जैसे डैश जो है वो राज्य के प्रति, ऑब्वियस सी बात है, कॉमन कॉमन बताना है, यहाँ पे सिमिलैरिटी बतानी है। राष्ट्रपति हमारे देश का संवैधानिक, राष्ट्रपति हमारे देश का संवैधानिक प्रमुख होता है, ठीक है। और जो राज्यपाल होता है ये राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, मतलब राज्य का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है गवर्नर, और देश का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है आपका राष्ट्रपति। तो आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति, सॉरी, राज्यपाल, गवर्नर। क्लियर है? आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या आप लोगों ने सी लगाया है? बिल्कुल। ए शिल्पी, ए नहीं होगा, शिल्पी ए नहीं होगा। ए कौन सा ऑप्शन है? नो बाबा नो, राज्य का कैसे ये मुख्यमंत्री हो जाएगा? यहाँ पे कंपैरिजन की बात कर रहा है ना शिल्पी, ये स्टेट, ये राज्य का मतलब स्टेट है, लाइक उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश, ऐसे। चलिए, कोई दिक्कत तो बताओ। मैंने लगाया है, क्या लगाया है अभिषेक गुप्ता? किसको लगाया है? ओके युवा, समझ में आया, पार्लियामेंट में तीनों आते हैं, ठीक है। प्रिंस यादव का मैसेज हो गया। विजय गुप्ता ठीक है। और अच्छा शी, ओके ओके, सी ऑप्शन, ठीक है, चलो ठीक है। आइए इसको बताइए। हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द स्पीकर पोर्ट्रेम ऑफ द लोकसभा? एक्चुअली इसको ना कहीं कहीं पोर्ट्रेम स्पीकर भी कहते हो, और कहीं कहीं स्पीकर पोर्ट्रेम भी कहते हो, तो बात एक ही है, ठीक है, परेशान मत होना। ओके, अब देखो इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो। जब हमारी लोकसभा होती है, हम जानते हैं कि लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 साल का है कि नहीं? लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 साल का, हम जानते हैं। और लोकसभा भंग भी हो जाती है, हम ये भी जानते हैं। तो जब आपकी लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो जाता है, या फिर जब ये भंग हो जाती है, तो फिर नए चुनाव होते हैं। तो जब हमारी न्यू लोकसभा चुन के आती है, तो सुनना मेरी बात, जब न्यू लोकसभा चुन के आती है तो क्या होता है? तो देखो, जो पुरानी वाली लोकसभा थी, ओल्ड वाली लोकसभा, उसका जो स्पीकर होता है, उसका काम तब तक खत्म नहीं होता है जब तक नई वाली लोकसभा जो है वो चुन के आ जाए, और नई वाली जो लोकसभा है वो अपने पोर्ट्रेम स्पीकर को चुन ले। एक्चुअली होता क्या है ना कि पोर्ट्रेम स्पीकर की अपॉइंटमेंट होती है, नियुक्ति होती है, जिसको राष्ट्रपति करता है। और बेसिकली होता क्या है इसमें, ऐसा मतलब इन जनरल बोला जाता है कि जो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर होता है, क्योंकि वो बुजुर्ग है, सीनियर है, तो उसको ना एज अ पोर्ट्रेम स्पीकर जो है आपके राष्ट्रपति अपॉइंट कर देते हैं। तो जब पोर्ट्रेम स्पीकर अपॉइंट हो जाता है, तो फिर जो पुराना वाला स्पीकर है वो चला जाता है। और पोर्ट्रेम स्पीकर का काम क्या होता है? पोर्ट्रेम स्पीकर का काम होता है, जो एमपीज है हमारे, जो नए वाले हमारे जो नए वाले जो है लोकसभा के मेंबर्स चुन के आए हैं, इनको शपथ दिलाना है ना, ये चीज होता है। ओके, ये समझ में आया आपको? तो इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति।
ठीक है, अगर आपने देखा होगा 2014 में, जब तो आप लोग तो बच्चे हो गए, छोटे छोटे है ना, तो मैं तो बड़ी थी। तो 2014 में जब इलेक्शन हुआ था तो नई वाली आपकी लोकसभा चुन के आई थी। तो स्पेशली जो आपके ऐसे स्टेट हैं जो कि आपके लिंग्विस्टिक है, तो वहां के सब जो एमपीज है ना, वो अपनी अपनी भाषा में जो है शपथ लिए थे। मुझे याद है राजीव प्रताप रूडी जो है वो बिहार की भाषा है मैथिली, मैथिली है क्या, मैथिली है शायद, मैथिली में शायद वो जो है उन्होंने शपथ ली थी। और मैथिली बड़ी प्यारी भाषा है, बहुत ही क्यूट सी भाषा है। तो उन्होंने क्या किया था, मुझे याद है, मैं उनका शपथ जो है देख भी रही थी टीवी पे। तो वो कहते हैं कि अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आज्ञा मांगना चाहता हूँ कि मैं अपनी जो है पारंपरिक भाषा बिहार की मैथिली, उसमें जो हूँ शपथ लेना चाहता हूँ। तो फिर वो पूरा जो है बोलते हैं, अपना पूरा जो शपथ होता है वो मैथिली में बोलते हैं। तो ऐसे क्या होता है ना कि बहुत से लोग जो लोकसभा में जब शपथ लेते हैं तो अपनी अपनी भाषा में जो है वो जो है शपथ लिया करते हैं। बिकॉज इंडिया, आपको पता है कि इंडिया में आप जाओ, हर कदम पे जो है नई भाषा, नया पहनावा, नया कल्चर, नए मतलब कि काफी सारे जो वेरिएशन है ना। तो ये चीज है। ओके, तो आप समझ गए पोर्ट्रेट स्पीकर की पूरी कहानी। तो खैर चलो, मैंने बता दिया। ठीक है। अरे वाह, ठीक है, मुझे नहीं आती मैथिली भाषा। ठीक है, मेरे को नहीं आती, बहुत ही प्यारी भाषा है। ओके, थोड़ा मेरा हाथ इसमें जो है टाइट। थोड़ी बहुत भोजपुरी जो है आ जाती है, वो भी बोलने तो नहीं आती अच्छे से, समझ में पर बहुत अच्छे से। पर हाँ, अगर आप लोग पुलिस बनोगे ना, तो एक बात सुन लो, पुलिस बनोगे तो भैया भोजपुरी या फिर जो आपकी क्षेत्रीय भाषा है वो आनी चाहिए। बिकॉज लोग आएंगे ना अपनी समस्या लेके, तो अंग्रेजी में नहीं बात करेंगे। आधे से ज्यादा लोग तो भोजपुरी में या फिर जो भी वहाँ की भाषा मतलब आपकी होगी, जहाँ जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी उस इलाके की, वहां की भाषा में बोलेंगे। तो आपको अगर देखो जनता का काम करना है, जनता की सेवा करना है, तो जनता की जो भाषा है वो आनी चाहिए। आप चाहे आपको बोलना हो कि का हो कैसन बा, ठीक है, ऐसे बोलना हो, या फिर जो भी भाषा है ओके वहां की, वो ऐसा बोलना हो। ठीक है, चलिए। ठीक है, ठीक है, वो आपका डिपेंड करेगा कौन सा आपका क्षेत्र है। जैसे कि जो जो मेरा इलाका है, तो यहाँ पे ऐसे होता है, का हो कैसन बा, है ना, रहुआ लोग हैं, पता नहीं कौन सा लोग, ऐसे ऐसे करके। तो ये आपको आनी चाहिए। ओके, तभी तो आप जो है जनता की साथ समस्या पूरी कर पाओगे। अब देखो, ये मैंने कॉपी पेस्ट ही किया है, मेरा खुद का तो है नहीं लिखा हुआ। मुझे अच्छा लगा, इससे मैं आपसे शेयर करती हूँ इसको। ये मुझे मतलब कि अंग्रेजी में ही मिला, पर मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ हिंदी में। जो राष्ट्रपति होता है वो क्या करता है, एक आपका जो लोकसभा का मेंबर होता है उसको स्पीकर पोर्टल में अपॉइंट कर देता है। और ये होता क्या है, जो नई वाली लोकसभा चुन के आती उसका सीनियर मोस्ट बुजुर्ग, आप कह सकते हो हिंदी में। ओके, वो वाला मेंबर होता है जो कि आपका पोर्टल स्पीकर बनता है। उसके बाद देखो, ये जो राष्ट्रपति होता है ना, वो पोर्ट्रेम स्पीकर को शपथ दिलाता है। क्या, देखो ये भी जो है एग्जाम में पूछ सकता है कि पोर्ट्रेम स्पीकर की अपॉइंटमेंट कौन करता है, राष्ट्रपति। पोर्ट्रेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। इसके बाद जो पोर्ट्रेम स्पीकर होता है ये टेम्परेरी होता है, क्योंकि ये तब तक बस रहता है जब तक जो है हमारे नए वाले जो लोकसभा के मेंबर्स हैं उनको शपथ पपत ना मिल जाए। ठीक है, तो जब उनको शपथ वगैरह मिल जाती है और जो पहली मीटिंग होती है उसमें बेसिकली वो अध्यक्षता करता है। और साथ के साथ उसी मीटिंग में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का भी चुनाव हो जाता है। ठीक है, ओके, तो फिर उसके बाद जो है वो अपने पद से हट जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये चीज है। और हाँ, एक बात और ध्यान रखो, आर्टिकल नंबर 94, इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो ऑफिस है स्पीकर का, वो अगर जो है क्या करना होता है आपको, एक सेकंड चाहिए। As per the second provision of Article 94 of the Constitution, the office of the Speaker becomes vacant immediately before the first meeting of the Lok Sabha। ये मैं बता चुकी हूँ। In case list क्या लिया हुआ है कि जो ये सब बता चुके हैं ना, वो पोर्टर वाला वो रिपीट हो रहा है। ओके, ये सारी बातें मैंने पहले बताई थी, आर्टिकल 94 बस ध्यान रखना, बाकी सब बातें तो बता चुकी हूँ। ओके, कुछ पूछना है तो बताओ। ठीक है, चलिए। क्या बात है, रितु मुझे सूरजमुखी का फूल दे रही है, थैंक यू सो मच, आई लाइक दैट फूल। येलो कलर मुझे पसंद भी है और मेरे पर सूट भी करता है। चलिए, इस पे आते हैं। टाइम तो नहीं खत्म हो गया मेरा, बहुत टाइम है। राज्य सरकार को बर्खास्त करने और राज्य विधानसभा को निलंबित या विघटन की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास है। ओ माय गॉड, इतना इजी क्वेश्चन। राज्यसभा, सॉरी राज्यसभा नहीं है, सो सॉरी, आज क्या हो रहा है। राज्य सरकार को बर्खास्त करने और
राज्य विधानसभा के निलंबन या विघटन की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास है? बताइए। प्रधानमंत्री के पास तो होगी नहीं, क्योंकि उनको मतलब ही नहीं है स्टेट से, ठीक है। राज्यपाल, ठीक है। विधानसभा के अध्यक्ष, ठीक है। मुख्यमंत्री, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा राज्यपाल। ए बी क्यों होगा? शशि कहती है बी। नहीं बाबा, नॉट बी। मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री नहीं होता, ये सब करने का जो अधिकार होता है वो राज्यपाल का होता है। सेंटर में राष्ट्रपति का और स्टेट में राज्यपाल का, ठीक है शशि। चलिए ये बताओ, डी कौन लगा रहा है? निशांत, चांदनी और रितु डी लगा रही है। डी क्या था भाई? डी क्या ऑप्शन था? अच्छा डी ही होगा, सॉरी मैं देखा नहीं था। हाँ राज्यपाल होगा, ठीक है, वो राज्यपाल, डी ऑप्शन। चलिए इसको बताइए, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक, धन विधेयक मतलब मनी बिल, जिसके बारे में हमने इतना गाना गाया था, धन विधेयक को विधान परिषद में पेश नहीं किया जा सकता है? पहली दो बातें जो है धन विधेयक के बारे में करते हैं, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं। मनी बिल जो होता है, धन विधेयक जो होता है, वो सारे विधेयक होते हैं जो कि पैसे से संबंधित होते हैं। मतलब ऐसे विधेयक जिसमें टैक्स की बात की गई हो, एक्सपेंडिचर की बात की गई, खर्चे वर्चे, बोरिंग वगैरह की बात की गई हो, ठीक है। ये जो धन विधेयक होता है, इसको सिर्फ और सिर्फ आप लोकसभा या सिर्फ और सिर्फ विधानसभा में ही पेश कर सकते हो। धन विधेयक को राज्यसभा या विधान परिषद में पेश किया नहीं जा सकता है। धन विधेयक को पेश करने से पहले आपको लोकसभा में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की परमिशन जो है वो चाहिए। अगर आपको विधानसभा में पेश करना है तो आपको गवर्नर की परमिशन मांगनी होगी, ठीक है। एक विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, ये डिसाइड कौन करता है? ये डिसाइड करता है हमारा जो है स्पीकर, ठीक है, मतलब कि लोकसभा का स्पीकर और विधानसभा का स्पीकर, ठीक है। इतनी बातें खत्म हुई। अब देखो ये कहाँ लिखा हुआ है कि जो धन विधेयक है ये आपका विधान परिषद में पेश नहीं किया जा सकता। ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 198 में। अनुच्छेद 198 में लिखा हुआ है कि जो धन विधेयक है ये आपका विधान परिषद में पेश किया जा सकता नहीं है। वेरी गुड युगल, ठीक है। सचिन बहुत अच्छा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। चलो, संविधान के अनुच्छेद 371 एच के तहत कानून और व्यवस्था के संबंध में और उसके संबंध में, शायद दो बार हो गया। संविधान के अनुच्छेद 371 एच के तहत कानून और व्यवस्था के संबंध में अपने कार्यों के निर्वहन के संबंध में राज्यपाल के पास निम्नलिखित में से किस राज्य में विशेष जिम्मेदारी है? तो देखो ये आप लोग को बता दिया जाए, आर्टिकल नंबर 370 जो अब खत्म हो चुका है, जो जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया करता था, इसी आर्टिकल की वजह से जम्मू एंड कश्मीर के पास जो है खुद का संविधान था, खुद का झंडा था, और इसकी जो है विधानसभा का जो कार्यकाल था वो 6 साल का हुआ करता था, और कोई भी व्यक्ति जो कि वहां का नागरिक नहीं है वो वहां पे जमीन नहीं खरीद सकता था। बट 370 आर्टिकल को खत्म कर दिया गया था सन 2019 में। बट इससे एक मिलता जुलता आर्टिकल है जिसका नाम है आर्टिकल 371। ये करता है, ये आपका जो है हमारे जो राज्य है उन राज्यों को, कुछ राज्यों को विशेष प्रावधान देता है, बिकॉज वो राज्य जो है आप कह सकते हो सेंसिटिव इलाके वाले हैं, या फिर वहां पे कोई कमी है, या फिर वहां पे कोई ऐसी जनजाति रहती है जिसको प्रिजर्व करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये जो है आपका उसी में से एक है। आर्टिकल 371 एच जो है वो किससे डील करता है? एनीबॉडी, कोई जानता है? निशान कहते हैं सी, बिल्कुल, ये आपका डील करता है नागालैंड से, ठीक है, नागालैंड से डील करता है। चलो ये बताओ, देखो ये क्वेश्चन तो याद करने वाला है, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है याद करने वाला है, क्योंकि इसमें आर्टिकल है तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, तो मैं बोलूंगी इसको याद कर लो, याद कर लो। फेरे कुछ पूछना है क्या? आपने हाथ उठाया है, अनम्यूट कर रही हूँ आपको, पूछिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम मैं ये कह रही हूँ मैम 371 जो 371 ए है वो नागालैंड से मैम करता है, और 371 एच जो है मैम वो अरुणाचल प्रदेश से करता है मैम।
अच्छा एक सेकंड मैं चेक कर लूं। ठीक है, आपने मुझे बताया, थैंक यू सो मच। एक सेकंड मुझे दो, मैं आपके साथ जो है एक चीज शेयर करके कंफर्म कर दूं। मुझे भी अब डाउट हो गया, आपने बोला वैसे। थैंक यू सो मच, है ना स्वीटी, स्वीटी कह रही हूँ, फेरी। एक सेकंड, ठीक है, जस्ट अ सेकंड, कभी कभी हो जाता है डाउट। एक सेकंड, यस मुझे मैम। बस 20 सेकंड दो, मैं शीट शेयर कर दूं। क्योंकि ये बात है कि काफी सारे हैं ना उसमें, यस 11 मैम। ठो हमारे जो है राज्य हैं, ठीक है, जिसमें यस मैम। गुजरात है, मध्य जी जी प्रदेश, जी। सॉरी गुजरात और महाराष्ट्र पहले वाले में, मतलब कि 371 में तो गुजरात और महाराष्ट्र है। यस उसके मैम। बाद मैम आपका जो है, हाँ, जे तक 71 है। जम्मू कश्मीर है, 71 हाँ, में महाराष्ट्र और नहीं नहीं नहीं, गुजरात है। जम्मू कश्मीर 370 में नहीं है। जम्मू कश्मीर, सॉरी, जम्मू कश्मीर जो है वो 370 में था, अब तो वो जी खत्म हो जी। गया ना। अब तो वो थ्री खत्म हो सेवेंटी गया वन है। में जम्मू कश्मीर है नहीं, थ्री सेवेंटी था वन में जो था। है आपके, हाँ, यस। महाराष्ट्र है, गुजरात है, इसके जी। बाद कर्नाटका भी है, तेलंगाना भी है, आंध्र प्रदेश भी। अभी मैं आपसे बस रुको, एक बार श्योर हो जाएगा। एक ओके सेकंड मैम। रुको, बस एक सेकंड। वैसे थैंक यू, आपने जो है ठीक किया। लो, आपके सामने मैं ये शीट शेयर कर रही हूँ, दिख रहा होगा आपको। ये रहा, हिंदी वाला करती हूँ, ये रहा, ठीक है, देखो ये लोग, सब लोग देखो। तो क्या पूछा था क्वेश्चन में? इंग्लिश वाला करो यार, दिख नहीं रहा। 371H, हाँ बिल्कुल, ओके, वेरी गुड। फेरी, देखो 371 में कौन है? महाराष्ट्र और गुजरात है, ठीक है। 371A में कौन है? नागालैंड है। 371B में कौन है? आसाम है। 371C में कौन है? मणिपुर है। जी 371D में कौन है? आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। F में कौन है? सिक्किम। G में कौन है? मिजोरम। H में कौन है? अरुणाचल। ठीक है, ये ध्यान रखना कि जे में कौन है? कर्नाटका। ये मुझे इसलिए याद है क्योंकि ये यूपी पीसीएस 2020 में पूछा हुआ था कि 371 जे में कौन है, ठीक है। ओके, ओके। चलिए, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ठीक है, हिंदी क्या है? अच्छा, हिंदी दिखाओ, एक सेकंड रुको, हिंदी भी दिखा देती हूँ। एक साथ ना दो पेज में नहीं आ पाता ना हिंदी इंग्लिश, तो मैंने अलग अलग कर, देखो फोटो भी ले रखी है मैंने, आप चाहो तो ये भी ले सकते हो। ठीक है, ये रहा हिंदी वाला। ओके, चलिए, आओ मैं आगे चलूं, चला जाए। अब मैं जा रही हूँ क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए, फेरी बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छा जवाब दी है, बहुत बढ़िया। अब मैं कहाँ गई थी? तो इसको एक बार ठीक कर लेते हैं ना, इसको एक बार। ये मिट भी नहीं रहा, अगर मैंने कोई सेटअप लगा दिया। ये रहा इसका आंसर, ठीक है, आइए, चलिए इसको करिए। हाँ, इसको मैंने क्या बोला था, याद कर लो। भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश, आपको बताना है कौन सा अनुच्छेद है, के तहत, के अनुसार अंग्रेजी देश के उच्च न्यायालयों की आधिकारिक भाषा है। ये याद ही कर लो भाई। युगल कह रहे 315 1, ठीक है, युगल 315 1 कह रहे हैं। बाकी बच्चों का जरा देखो, देखो ये याद करने वाला है, तो मैं इसमें ज्यादा कुछ बता नहीं पाऊंगी कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये आपका जो है, एक सेकेंड, ये आपका 336 है शायद। ओके, एक मेरे, मुझे भी अब थोड़ा सा डाउट हो गया है, एक बार मैं इसको कंफर्म कर देती हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा सा मेरा दिमाग जो है घूम गया। मैं अभी इसको कंफर्म कर देती हूँ, क्योंकि याद करने वाला। पर 315 जो है वो नहीं है, जहां तक मुझे याद है। ठीक है, बिकॉज ये ना यूपीएससी के ऊपर डील करता है। ठीक है, 315 तो नहीं है। हाँ, 336 हो सकता है, 315 नहीं है। चलिए आगे बढ़ा ही, बता दूंगी इसको। ओके, लास्ट में ये बताइए, भारत के संविधान के भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को राज्यों की परिषद, अच्छा ये राज्यों की परिषद का मतलब होता है राज्यसभा, को राज्यों की परिषद राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता? ठीक है, अब देखो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है। मनी बिल जो था, ये हम जानते हैं कि ये विधानसभा और राज्यसभा, मनी बिल विधानसभा और राज्यसभा में पेश नहीं, विधानसभा कह रही हूँ, क्या दिमाग हो रहा है, देखो विधान परिषद है ना। मनी बिल जो है विधानसभा और विधान परिषद में आप पेश नहीं कर सकते हो। तो विधान परिषद का हम लोग देख चुके हैं, 198 था। ठीक है, राज्यसभा का क्या होगा? 109। 109 नंबर का आर्टिकल में ये बात लिखी हुई है कि जो हमारा धन विधेयक है वो हम लोग राज्यसभा में पेश कर सकते नहीं है।
और विधानसभा वाला हम लोग जो है वो यहाँ पे देख चुके हैं। देखो विधानसभा विधान परिषद वाला जो है हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। ये वाला विधान परिषद का क्या था 198 था, और विधान राज्यसभा का क्या है 109 है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये सारी बातें। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 109 में क्या लिखा हुआ है, मनी बिल के बारे में जो है बता रहा है। ठीक है, इसके बाद 110 में मनी बिल की व्याख्या की गई है, इसकी परिभाषा की मनी बिल में बता चुकी हूँ, जो पैसों से संबंधित होता है, फाइनेंशियल मुद्दों पे होता है, लाइक टैक्स वगैरह वाला, खर्चे वगैरह। ठीक है, ये सब वाला। ओके, इसके बाद देखो 354, ये हम जान ही रहे हैं, इमरजेंसी के अंदर आता है। ठीक है, इसके बाद 193 वाला क्या करता है, ये पेनल्टी की बात करता है कि अगर आपने जो है शपथ नहीं ली है, ठीक है, अगर आपने जो है शपथ नहीं ली है, बिना शपथ लिए आप कार्यवाही में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो आपके ऊपर जो है पेनल्टी लगेगी। ठीक है, और या तो पेनल्टी भी लग सकती है, या फिर आपको आपके जो है सीट से डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। इसके बाद 298 में दिया हुआ है कि व्यापार वगैरह वाला। ठीक है, चलिए ये जो है इतना था। खैर 110 को याद रखना, परिभाषा दी गई है मनी बिल की। तो मेरा क्वेश्चन क्या था, मेरा क्वेश्चन तो था 109 वाला कि जो है राज्यसभा के अंदर धन विधेयक पेश किया जा सकता नहीं है। ठीक है, हाँ हाँ, पेनल्टी मतलब जुर्माना होता है। हाँ बिल्कुल, प्रिंस यादव कहते हैं पेनल्टी जुर्माना, बिल्कुल जुर्माना, हाँ जुर्माना कहते हैं हिंदी में, पेनल्टी मतलब जुर्माना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 109 कोई हेल्पलाइन नंबर भी है ना। वे मैं कल परसों ही जो है एक बैच में पढ़ा रही थी कांस्टेबल वाले, तो मैंने ये हेल्पलाइन करवाया था सारा। रुको मैं जो हूँ आप लोग कर लेना, है ना। 109 नंबर किस वाले का हेल्पलाइन है, जरा बताना। 109 नंबर किसकी हेल्पलाइन है, कोई जान रहा है किसकी हेल्पलाइन है। पुलिस की सारी हेल्पलाइन पढ़ लेना, पुलिस वाली, क्या पता पूछ ले हेल्पलाइंस वगैरह। ये क्या हो गया मेरे कैमरे को। चलिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद ने देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया। ठीक है, तो देखो आप जो बता रहे हो ना, मुझे कौन बता रहा है, नाम पढ़ लिया जाए पहले। प्रिंस यादव कहते अब तो सभी शामिल हैं। देखो प्रिंस, ये जो आप बता रहे हो शेड्यूल नंबर, वो है क्या नाम है, शेड्यूल नंबर 8। शेड्यूल 8 में आओगे जब प्रिंस आप, तो आपको 22 भाषाएं मिली हुई हैं। बट ये वो नहीं कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया। हिंदी को यहाँ पे देवनागरी लिपि से जो है जोड़ रहा है। तो ये 343 क्लॉज 1 में लिखा हुआ है, क्योंकि देखो हम लोग जानते हैं कि 108 जो है ये जॉइंट सिटिंग है। 108 क्या है, जॉइंट क्या बोलते हैं हिंदी में, संयुक्त सत्र है। 108 क्या है, संयुक्त सत्र है। मतलब लोकसभा और राज्यसभा का जो जॉइंट सिटिंग नहीं होती है, जो राष्ट्रपति बुलाता है और हमारा लोकसभा का अध्यक्ष जो है अध्यक्षता करता है, वो 108 में दिया हुआ है ना। तो ये तो आंसर होगा नहीं, पहले ही होगा। 123 हम जान दे रहे हैं अध्यादेश है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा 343 का 1, मतलब 1 क्लॉज 1 है इसका। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, हाँ बिल्कुल। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। ये क्वेश्चन, चलो प्रिंस यादव ये क्वेश्चन बताओ, आपको चुनाव लड़ना है ना, बताइए। चलिए, अगर प्रिंस आपकी उम्र 21 साल से ऊपर हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि आप ये चुनाव लड़ सकते हैं। ओके ठीक है, ठीक है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत से बच्चे सी आंसर दे रहे हैं, कुछ बच्चे डी आंसर भी दे रहे हैं। तो देखो, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? अगर आप ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते हो, चाहे आप उसमें चेयरमैन बनना चाहते हो, चाहे आप मेयर मतलब महापौर बनना चाहते हो, या फिर आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दैट इज पंचायत और नगर पालिका का किसी का भी चुनाव लड़ना चाहते हो, तो उम्र कम से कम 21 साल हो। 21 या 21 से ज्यादा हो। मैं आपको बता दूं, जो केरला आपका राज्य है, केरला राज्य के अंदर जो है आपकी एक पर्सन है, मतलब कि एक लड़की है, वो सबसे कम उम्र की मेयर बनी है। ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मैं नाम नहीं याद है उसका मुझे। ठीक है, वो 21 साल की है और वो जो है मेयर बनी है। और क्यों? क्योंकि 21 साल की उम्र जो है वो चाहिए होती है। अगर आपको लोकसभा का एमपी बनना है, लोकसभा का सदस्य बनना है, तो आपकी उम्र कम से कम 25 होगी। अगर आपको राज्यसभा का जो है एमपी बनना है, तो आपकी उम्र कम से कम जो है वो 30 होगी। अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है, या आपको वाइस प्रेसिडेंट बनना है, या आपको गवर्नर बनना है किसी भी राज्य का, तो उम्र कम से कम जो है वो 35 होगी। कितनी होगी? 35। ठीक है, अब क्लियर है? कोई दिक्कत है किसी को? कोई मुझे 25 कह रहा था। ठीक है, प्रिंस ज्यादा कह रहे हैं किसकी शादी होने वाली है। तुमको बहुत बहुत पता है किसकी होने वाली है भाई। ओके, कोई डाउट किसी का है? सचिन, किसको वोट देने की बात कर रहे हो? बिल्कुल, हाँ हाँ, एक चीज और याद कर लो, वर्ल्ड हिंदी डे दैट इज विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जैन को होता है। और जो है हमारे हिंदी दिवस मतलब नेशनल हिंदी डे, ठीक है, वो आपका 14 सितंबर को होता है। और आपका सितंबर में बहुत सारा दिन होता है, जैसे कि आपका ओजोन डे होता है। ठीक है, चलिए, क्या बात है। ओके, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए, ओके ओके। फ्रेंड्स ज्यादा कह रहे हो उसी मेयर की। सो स्वीट ऑफ यू प्रिंस, को सब पता है। चलो, बहुत अच्छा। देखो, पुलिस सहायता की जो हेल्पलाइन है वो 100 है और 112 है, पुलिस हेल्पलाइन नंबर। ठीक है, 109 शायद एम्बुलेंस वाली है। और अगर मुसीबत मुसीबत में तत्काल मदद चाहिए तो 1090 1091 ये होता है नंबर। ठीक है, चलिए, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके, एक आध नंबर तो याद ही कर लीजिएगा, जैसे महिला हेल्पलाइन नंबर हो गया। ठीक है, स्पेशली जो आपकी सरकार हेल्पलाइन नंबर चलाती है वो, अब योगी जी की सरकार दोबारा बनी है, अगर वो कुछ पुलिस में रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं, बिकॉज पुलिस जो है वो राज्य का विषय है। ठीक है, पिछले बार तो वो एंटी रोमियो स्क्वाड ले आए थे, है ना, तो जो भी कुछ लेकर आएंगे वो पढ़ लेना, करंट अफेयर में आ सकता है। जब राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना हो तो वो त्याग पत्र किसे प्रेषित करता है? राष्ट्रपति को इस्तीफा देना हो तो अपना त्याग पत्र किसे प्रेषित करेगा? किसको करेगा? ऑब्वियस सी बात है, उपराष्ट्रपति को। पढ़ाया हुआ है, किसको करेगा? उपराष्ट्रपति को। क्लियर है? ध्यान रखना, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। और राष्ट्रपति को अगर इस्तीफा देना हो तो वो अपना त्याग पत्र किसको देकर कर जाएगा? उपराष्ट्रपति को देकर जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल, वेरी गुड। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर अंदर भरना आवश्यक है? बहुत सिंपल है, ये मैंने अभी कराया भी था। ये तो नहीं कराया था, इससे मिलता जुलता कराया था। 6 महीने के अंदर अंदर हमें जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम राष्ट्रपति की सीट को भरना पड़ेगा हर हाल में। ठीक है, चलिए, काजल डी कह रही है, डी का आंसर क्या? हाँ, 6 महीने, बिल्कुल 6 महीने। वेरी गुड काजल। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली रहता है तो राष्ट्रपति के कार्यों को कौन संपादित करेगा? मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रपति जो है सीट पे नहीं है, उनकी सीट खाली है, तो कौन आता है? उपराष्ट्रपति। अब बड़ी हैरानी की बात है कि राष्ट्रपति का तो सीट खाली है, उपराष्ट्रपति का भी सीट खाली हो गया, तब क्या किया जाएगा?
तब भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की तरह काम करेंगे। अब आप बोल रहे हैं कि मैम भारत का मुख्य न्यायाधीश का भी सीट खा लिए, तो टेंशन की बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज होंगे वो काम करेंगे एज अ प्रेसिडेंट। आप बोल रहे हैं कि मैम सीनियर मोस्ट जज भी मर गए, अब क्या किया जाए? अरे भैया, हमारे सुप्रीम कोर्ट में कुल मिला के 34 जज होते हैं, जिसमें से एक हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, बाकी 33 अदर होते हैं। तो चलो, एक सीनियर मोस्ट नहीं है, इसकी जगह जो दूसरा सीनियर मोस्ट होगा वो करेगा। ठीक है, तो ये क्लियर है, मैंने पूरा बता दिया। राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति, वो नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश, वो भी है नहीं तो सीनियर मोस्ट जज, वो भी नहीं है तो दूसरा सीनियर मोस्ट जज। ठीक है, तो इसमें हमारे ऑप्शन बहुत हो जाएंगे। क्लियर है? ऐसा हुआ भी है। एम हिदायतुल्लाह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, वो बने थे राष्ट्रपति। ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड युगल। ठीक है, वेरी गुड। ओके रीटू, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आंसर क्या लगाना है मुझे? कहाँ गया? सी वाला, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, चलो, घड़ी मुझसे कहती है कि आप जाइए, मैं कहती हूँ ये करवा के जाऊंगी। एक क्वेश्चन और करते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के प्रत्येक सदन के लिए अलग सचिवालय स्टाफ की परिभाषित करता है? मतलब क्या हुआ कि देखो, संसद के 2 सदन है, एक राज्यसभा एक लोकसभा, दोनों के लिए आप देखो कलर डिसाइडेड है, कलर कोडिंग। हरा रंग है ना? हरा रंग किसके लिए है? हरा रंग डाला तो लोकसभा हो गया, और मोहे रंग दो लाल तो क्या हो गया? राज्यसभा। मोहे रंग दो लाल रंग है आपका राज्यसभा के लिए, और हरा रंग डाला तो आपका लोकसभा। इसी तरीके से उनका स्टाफ अलग अलग है, तो ये बातें आर्टिकल 98 के अंदर दिया हुआ है, अनुच्छेद 98 के अंदर ये सब दिया हुआ है। ठीक है, चलिए फिर ये सब बाकी क्वेश्चन जो है बड़े हुए हैं मेरे पास, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि अभी जो है टाइम मुझे कह रहा है कि तुम जाओ, क्लास खत्म हो चुकी है। ठीक है, ये क्वेश्चन बता दो तो बड़ा सिंपल है। ओके, अभी मत जाओ, रुको हंस, युगल हंस। ठीक है, चलिए अभी ये क्वेश्चन करो। एक बार मैं फेरी को अनम्यूट करती हूँ। फेरी, आपको कुछ पूछना है क्या? चलिए फेरी को अनम्यूट किया जाए। क्या हो गया? आप लोग को दिखाई पड़ता है क्या जो मेरी स्क्रीन पे चलता रहता है? हैं? आप लोग को दिखाई पड़ता है? मैं तो सेटअप ही नहीं समझ पाती हूँ कैसे होता है। चलिए, शिल्पी भी आई है, पहले एक बार फेरी को अनम्यूट कर रही हूँ। यस फेरी, आइए। मैम आपने जो अभी लास्ट वाला क्वेश्चन करवाया है मैम, एक बार वो फिर से रिपीट कर दीजिए और उसे थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए मैम। एक सेकंड रुक जाइए, लास्ट वाला कौन सा? ये वाला तो मैंने अभी नहीं करवाया है। नहीं रुको एक मैम, सेकंड में आ रही इससे हूँ। हाँ पहले रुक जो जाओ, करवाया मुझे है ये वाला भी अनुच्छेद नहीं था 98। शायद, ये वाला भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था। मैम ये ये अनुच्छेद वाला? 90। हाँ मैम, यही वाला। अच्छा ठीक है, बिल्कुल, बस यही करवाना, और तो कुछ नहीं ना? नहीं नहीं मैम, और मैम इसमें जो है अनुच्छेद 98 में मैम संसद का सचिवालय है मैम। हाँ तो मैम इसे एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए कि अच्छा इसमें अच्छा, होता ओके, क्या अभी है। समझ नहीं पा रहे। ओके ओके, ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, ठीक है अभी मैम। करती हूँ। एक बार बता दो, शिल्पी आप भी पूछ लो डाउट अपना, फिर दोनों का एक साथ कर दूंगी। शिल्पी पूछिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ, मुझे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स बता देना मैम। अच्छा, तो मैं काम करूंगी ना, जब जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो मैं पहले जो है क्लास की शुरुआत उससे करूंगी, इम्पोर्टेंट आर्टिकल से। ठीक है? यस मैम। ओके, कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। और कुछ पूछना है किसी को तो बताओ। नो मैम। चलिए अब देखा, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ आर्टिकल जो है 98 है क्या। सबसे पहले आप देखो, जो आर्टिकल नंबर 98 है ना, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बोल क्या रहा है। आर्टिकल 98 जो है वो कहता है कि हमारा जो संसद है ना, ठीक है, उसके पास 2 सदन है, हम लोग जानते हैं, एक लोकसभा है और एक आपका राज्यसभा है। ठीक है, अब इनका जो कार्यकाल होता है वो भी अलग होता है, इनके जो स्टाफ होते हैं वो भी अलग होते हैं, और इनकी जो कोडिंग होती है, कलर कोडिंग, मतलब इनको पहचान दी गई है, वो आपकी लाल और हरे से दी गई है। ठीक है, अब क्वेश्चन को फिर देखो। कहता है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के प्रत्येक सदन को, ठीक है, क्या नाम है, फेरी देखो क्या
ये क्या बोल रहा है, संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक अलग अलग, मतलब कि एक अलग सचिवालय स्टाफ के लिए परिभाषित करता है। इंग्लिश में सेम सेम चीज कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस फॉर अ सेपरेट, अलग सेपरेट सेक्रेटेरियल स्टाफ फॉर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अब देखो ये जो सेक्रेटेरिएट होता है ना, इसका मतलब होता है सचिवालय, मतलब कि ऑफिस स्टाफ हो गया, कि जो है क्लर्क होंगे, यहाँ पे ये लोग होंगे, टाइपिस्ट होंगे, है ना, रिकॉर्डर होंगे, ये सब होंगे। तो ये किसने बोला है कि जो आपका दोनों हाउस है, मतलब कि लोकसभा के पास अपना खुद का स्टाफ होगा और राज्यसभा के पास अपना खुद का स्टाफ होगा, मतलब कि ताकि मैनेजमेंट अच्छे से हो जाए, मतलब कि लोकसभा की कार्यवाही वगैरह जो है वो ये सारे लोग मैनेज करेंगे, मतलब कि ऑफिस स्टाफ इनका। जो राज्यसभा है इनका सब ये लोग मैनेज करेंगे, ठीक है। तो उस मैनेजमेंट की बात बोले, ऑफिस की बात बोला है, ठीक है। यहाँ पे आप समझ रहे हो क्या नाम है, फेरी। तो यहाँ पे जो है दोनों ही हाउसेस का जो ऑफिशियल वर्क है वो आपका अलग अलग होगा, मतलब कॉमन नहीं होगा। ये नहीं कि मतलब कि ये जो पर्सन है ये लोकसभा का भी जो है मतलब मैनेजमेंट देख रहा है और राज्यसभा का भी मैनेजमेंट देख रहा है, वो नहीं होगा। इनका स्टाफ अलग है, इनको सैलरी अलग मिलेगी, इनका स्टाफ अलग है, इनको सैलरी अलग मिलेगी। अब देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि आप जो है लोकसभा या राज्यसभा के अंदर किसी भी भाषा में भाषण दे सकते हो या फिर अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हो। आपने देखा भी होगा, जो वेस्ट बंगाल के लोग होते हैं वो जनरली जो है मतलब कि बंगाली में पूछते हैं, जो दक्षिण भारत वाले होते हैं वो अपनी लैंग्वेज जो भी उनकी होती है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, उसे पूछते हैं। बट बाकी जो लोग नॉन वो लैंग्वेज वाले हैं वो कैसे अंडरस्टैंड करते होंगे, उनको उस स्पीच को वो लोग जो है ट्रांसलेट करके सुनाते हैं। तो ट्रांसलेट करके सुनाता कौन है, जो हमारे ट्रांसलेटर होते हैं, ठीक है। तो राज्यसभा का अलग स्टाफ होगा तो उनके अलग ट्रांसलेटर होंगे, आपके लोकसभा के अलग स्टाफ होंगे तो उनका अलग ट्रांसलेटर वो होगा, ट्रांसलेटर होगा, ठीक है। आप देखो जब जॉब्स भी निकलती है ना तो वो आपके लोकसभा की जॉब्स अलग होती है और राज्यसभा की अलग होती है। तो वही यहाँ पे बोला है ताकि जो है दोनों के काम में कोई प्रॉब्लम ना आए। जो मैनेजमेंट का स्टाफ है, ऑफिस मैनेजमेंट आप समझिए वो अलग अलग होगा आपके दोनों ही सदनों का। ये बातें हमारे 98 नंबर शेड्यूल में दी गई हैं, ठीक है। ओके, फिर आपको समझ में आया सिंपल लैंग्वेज में। ऑफिस जो है दोनों का अलग होगा, भले ये दोनों जो है संसद का ही पार्ट है। चलिए, अब मुझे जो है जाने का आदेश मिल चुका है, बिल्कुल मैं जा रही हूँ। चलिए ठीक है, आगे बढ़ती हूँ, ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग जाओ, मैं आप लोग का नंबर खोज रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे आप लोग को जो डाउट बताना है ना। तो आप लोग निकल जाओ क्लास से, अब मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगी, मैं अभी आप लोग का फोटो लूंगी, मतलब स्क्रीन का, ठीक है। तो तब तो क्लास जो है खत्म हो चुकी है। आप मैसेज मत करना, मैं पढ़ नहीं पाऊंगी मैसेज, मैं जा रही हूँ आप लोग का मैसेज खोल के मैसेज वो करने, फोन नंबर लेने, ये मैं नोट नहीं कर पाई थी उस टाइम। ठीक है, चलिए, क्लास ओवर हो चुकी है, ठीक है। मैं कुछ पढ़ाऊंगी नहीं इसलिए मैं अपना कैमरा भी म्यूट कर वो कर दे रही हूँ, हाइड कर दे रही हूँ। बेसिक लॉ में पुलिस। हाँ संध्या बोलिए।